हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक द सन। जी हाँ, आज हम जानेंगे सन के बारे में, सूर्य के बारे में। अपने लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्स और अपनी गैलेक्सी के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे अपने सन के बारे में। द सन, सूर्य। देखिए, अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो लगभग हमारे जो सन की एज है, उम्र है, वो है 4.6 बिलियन ईयर्स। जी हाँ, 4.6, 4.6 बिलियन साल है। डायामीटर पूछ ले इसका तो 1.39 मिलियन किलोमीटर है। टेम्परेचर देखो, आपको दोनों टेम्परेचर याद कर रखने होंगे। सरफेस टेम्परेचर जो बाहरी सतह है उसकी टेम्परेचर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसका जो कोर है, जो लास्ट लेयर है अंदर, जो अंदर की तरफ कोर लास्ट लेयर है, उसमें इसका जो डिग्री सेल्सियस है वो है 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका कोर में टेम्परेचर है हमारे सन का। डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें तो 1.41 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। लगभग पानी से लगभग ये कितना डेंस है, 1.41। आपको ग्रेविटी याद रखनी है कितनी, बस आपको सिंपली याद रखना है कि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है उससे 28 गुना, 28 टाइम्स ग्रेविटी है सन के पास। हमारे पृथ्वी पे जितनी भी ग्रेविटी पाई जाती, गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे 28 गुना आपको सन पर मिलेगा। अगर इसी चीज को अगर आप देखते हैं कंपैरेटिवली, द सरफेस ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड मून आर, जो हमारी पृथ्वी पर इसकी ग्रेविटी है वो है 9.8 ms2, और जबकि अर्थ मून पर जो है वो है 1.62 ms2। चलिए देखो, जैसे कि यहाँ पर आप पता है आपको कि अर्थ से 28 गुना सन के पास ग्रेविटी है। मून से कितना गुना हमारे पास ग्रेविटी, आप मुझे बता सकते हैं कि मून की ग्रेविटी, हमारे मून की और हमारे अर्थ की ग्रेविटी कितनी है। पीरियड ऑफ रोटेशन, जी हाँ, सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो पीरियड ऑफ रोटेशन है 25 डेज 9 आवर्स। जी हाँ, पृथ्वी को कितना समय लगता है, आप मुझे बता सकते हैं कि अर्थ को एक रोटेट होने में कितना समय लगता है, एक रोटेशन में। तो पीरियड ऑफ रोटेशन है 25 डेज 9 आवर्स। और स्पीड कितनी होती है, देखो आप सोचो, लगभग 7000 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलती है जो सन की स्पीड है। वहीं अर्थ की अगर हम इसे करें तो अर्थ की है 1675 किलोमीटर आवर्स। सन, अगर आप इक्विवेलेंट मास की बात करें तो लगभग हमारे सन में हमारी कितनी पृथ्वी समा जाएंगी, 3,32,900, 3,32,900 अर्थ के बराबर है। द सन इज कंपोज रफली 98% हाइड्रोजन हीलियम। जो हमारा सन है वो कंपोज है, मुख्य रूप से बना है लगभग 98% हाइड्रोजन से और हीलियम से। द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ द सोलर सिस्टम मास, अगर हम पूरे सिस्टम में पूछे सबसे ज्यादा क्या है तो सन है। सबसे बड़ी चीज क्या है, सन है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जगह कौन घेरते हैं, जुपिटर और सैटर्न, क्योंकि देखो सन सबसे बड़ा है, फिर उसका जुपिटर सबसे बड़ा, फिर सैटर्न है। अगर हम रोटेशन की बात करें, अगर हम इसको अपने अर्थ के नॉर्थ पोल से, अर्थ के हम उत्तरी ध्रुव से देखें तो हमें काउंटर क्लॉकवाइज नजर आएगा। जी हाँ, अगर हम सन के रोटेशन की बात करें तो काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब उल्टी दिशा में घड़ी से घूमते हुए नजर आएगी आपको सन। देखिए, अभी हमने एक बात की थी कि जो सन है उसकी रोटेशन की स्पीड और रोटेशन टाइम पढ़ा था। एक होता है वर्ड रिवोल्यूशन, परिक्रमा, घूर्णन कहते हैं। तो घूर्णन मेरे को बता सकते हैं क्या कि सन किसकी परिक्रमा कर रहा है और वो उस परिक्रमा को कितने समय में पूरा करता है, बता सकते हैं आप सब। चलिए आगे चलते हैं, आगे मिल जाएगा इसका जवाब आपको। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द सन। जी हाँ, जो कैप्लर लॉ है, आपको एक कैप्लर बेल्ट भी दिखाऊंगा आगे। कैप्लर की बेल्ट है, वहां से ही पता चलता है। तो कैप्लर का जो है वही बताता है कि जो हमारे ऑर्बिट्स हैं, हमारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट हैं, वो किस तरह काम करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो आपको ये सब चीज हिंदी में भी मिल जाएगा नीचे, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही है, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। चलते हैं आगे। रोटेशन की हम बात कर चुके हैं। रोटेशन इसके पोल्स पर थोड़ा अलग दिन के है। हाइड्रोजन हम बात कर चुके हैं। एलिमेंट्स की बात करें तो 75% हाइड्रोजन है, 26.5 हीलियम है, 2.5% है अदर एलिमेंट्स। द रेज ऑफ द सन टेक अबाउट, देखो आपको जरूर याद रखना है कि 8 मिनट लगते हैं, 8 से थोड़ा ज्यादा लगते हैं। 8 मिनट कितने, 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं पृथ्वी पर सूर्य की रेस को पहुंचने में। सन रेस को पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 17 सेकंड।
8 मिनट 17 सेकेंड। और जो हमारी एवरेज जो डिस्टेंस है अर्थ की और सन के बीच का वो है 14.9 या फिर आप इसको ऐसे भी नाप सकते हैं। तो आप देखिए 14.9। आगे, सन्स एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय कांस्टेंट न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए दो होते हैं अपने, एक न्यूक्लियर फ्यूजन सुना होगा जिससे एटॉम बम सुना होगा आपने, और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो सन की एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। जी हाँ, इन इट्स कोर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस कॉल्ड द पीपी चेन। तो हमारा जो सन की एनर्जी वो किस चेन पर डिपेंड करती है? पीपी चेन, प्रोटॉन प्रोटॉन। दिस प्रोसेस कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू हीलियम। ये जो पीपी चेन है वो प्रोसेस क्या कर देती है? वो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है। तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहेंगे तब तक सन जिंदा रहेगा। जिस दिन हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद हो गए उस दिन सन डेड हो जाएगा और फिर वो ब्लैक होल बनना शुरू हो सकता है। अब हम थोड़ा और जानते हैं, ये हिंदी में है अवेलेबल, आप चाहें तो आराम से इसे पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, द सन्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर। अब हम सारे सूर्य की आंतरिक संरचना और उसका वातावरण दोनों देखेंगे, मतलब अंदर की लेयर और बाहर की जो भी लेयर्स हैं या एटमॉस्फेयर है वो दोनों देखते हैं। तो जो सन का इंटीरियर है, आंतरिक क्षेत्र है, उसमें अगर आप देखें अंदर की ओर जाएंगे तो आपको सबसे अंदर मिलेगा कोर। जी हाँ, सबसे अंदर है कोर। उससे ऊपर की जो लेयर है वो है रेडिएटिव जोन, जिसको विकिरण क्षेत्र कहते हैं। और सबसे बाहरी जो क्षेत्र वो है लेयर, वो है कन्वेक्टिव जोन, संवहनी क्षेत्र। तो कोर की 3 अंदर की लेयर है, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। मतलब कोर, विकिरण क्षेत्र और संवहनी क्षेत्र। और हम बात करें उसके एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले आपको मिलेगा फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और फिर कोरोना। जी हाँ, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना शामिल है। और हम जो सोलर विंड है वो कोरोना से ही निकलती है। अब हम इसको पिक्चराइज करके समझते हैं। देखिए आपको यहाँ पर अंदर की तरफ व्हाइट कलर का नजर आ रहा होगा, वो है कोर एरिया। कोर से ऊपर है रेडिएटिव जोन, संवहनी क्षेत्र, और उससे ऊपर आपको कन्वेक्टिव जोन नजर आएगा। फिर आपको यहां नजर आएगा लेफ्ट की तरफ फोटोस्फेयर। जी हाँ, फोटोस्फेयर। नीचे आपको क्रोमोस्फेयर नजर आएगा और सबसे बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा ये राइट में कोरोना। तो आपने देखा सबसे अंदर कोर है, उससे ऊपर रेडिएटिव जोन है, फिर कन्वेक्टिव जोन है, फिर फोटोस्फेयर है, फिर क्रोमोस्फेयर है, फिर है कोरोना। और कोरोना से बाहर की तरफ निकलती हुई सोलर विंड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सोलर विंड। ओके, तो ये रहा आपके सामने। बाकी अभी ये अन्य चीजें फ्लेयर वगैरह ये सब हम नीचे देखेंगे। दूसरी इमेज देखते हैं, एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखिए कोर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप देखिए कोर, फिर रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्टिव जोन। उसके बाद आप फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर कोरोना। आगे चलते हैं, कोर के बारे में जानते हैं। द कोर, सन है द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर अमंग ऑल लेयर्स। कोर में सबसे ज्यादा तापमान मिलेगा। सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा जो तापमान किस लेयर में है? कोर में है। और टेम्परेचर भी पूछ ले कितना है लगभग, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, लगभग 16 भी कह सकते हैं आप। इज इन आयोनाइज्ड स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा सॉरी। ये प्लाज्मा नामक जो आयनित अवस्था में होता है, याद रखना आयोनाइज्ड और प्लाज्मा कहते हैं। ये हम आगे नीचे पढ़ेंगे, प्लाज्मा कहता जाता है कोर के अंदर। ठीक है, द सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द कोर बाय कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये भी हम देख चुके हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन की जो तकनीक है उसके द्वारा ही ये कंट्रोल होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक सन भी है। द हाई टेम्परेचर इन द कोर हेल्प इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाइड्रोजन। हाई जो टेम्परेचर, इतना ज्यादा कोर में हाई टेम्परेचर है, वो मदद करता है किसमें? रिमूव करने में। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। कहां से? हाइड्रोजन एटॉम से। एंड इन क्रिएटिंग न्यूमरस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। इससे क्या होता है? इससे बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनने में मदद मिलती है। और जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनते रहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन जारी रहेगा। तो अभी तक हमने ये जाना है कि सन क्या है, सन की एज क्या है, डायमीटर देख लिया हमने, डेंसिटी भी देख ली, रोटेशन देख लिया उसका टेम्परेचर भी देख लिया, कंपेयर भी करा है उसको अर्थ से कुछ जगहों पर हमने। और बाकी हमने ऊपर जो भी चीज पढ़ी है ध्यान देना इस बात को। कितने मिनट लगते हैं सन की रेस पहुंचने में? 8 मिनट 17 सेकेंड।
आगे चलते हैं रेडिएटिव जोन पर और फिर कन्वेक्टिव जोन पर। रेडिएटिव जोन, इन द रेडिएटिव जोन एनर्जी जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन इन द कोर मूव्स आउटवर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है, कोर में। उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो बाहर की तरफ मूव करने लगती है, आउट की तरफ, जहां पर एक और रीजन बनता है जिसको रेडिएटिव जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन। क्यों, कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है यहाँ पर, उसके लिए। दूसरा है कन्वेक्टिव जोन, संवहन क्षेत्र। इस जोन में डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा इज लो, प्लाज्मा की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो काफी हल्का हो जाता है एज कंपेयर टू कोर। आगे पढ़ते हैं, ये इसमें यही लिखा है। अब समझ के एटमॉस्फेयर की, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी सबसे पहले है फोटोस्फेयर। जी हाँ, सन का जो ब्राइटर आउटर लेयर है दैट एमिट मोर ऑफ द रेडिएशन, जो प्रकाश मंडल है सूर्य का, वो सबसे चमकीली परत है। क्या है, और इसको ही देखते हैं हम। अगर आपसे पूछे कि हम सन की मतलब सन को हम जो देख पाते हैं वो कौन सी लेयर नजर आती है, तो आप बता देना फोटोस्फेयर है। तो फोटोस्फेयर ही वो लेयर है जिसको हम अर्थ से देख सकते हैं बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के। तो फोटोस्फेयर वही है। तो ये ब्राइट आउटर लेयर है सन की, और ज्यादातर ये क्या निकाल देती है, ये किसका उत्सर्जन करती है, एमिट करती है रेडिएशंस को। फोटोस्फेयर इज एक्सट्रीमली अनइवन सरफेस। जी हाँ, इसका कोई इवन सरफेस नहीं है, जैसे कि पृथ्वी पर भी नहीं है ऐसा। तो इवन ना यहाँ पर है ना सन पर है। द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑन द आउटर साइड ऑफ द फोटोस्फेयर इज 6000। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो फोटोस मतलब सबसे बाहरी जो टेम्परेचर है सन का वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और अंदर का तो मिलियंस में है, 1650 मिलियंस में। तो यहां हमने ये जाना कि फोटोस्फेयर वो लेयर है जिसको हम पृथ्वी से बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के देख पाते हैं। तो यही वो लेयर है जो हमें दिखाई देती है। क्रोमोस्फेयर जस्ट अबव द फोटोस्फेयर। जी हाँ, फोटोस्फेयर के जो ऊपर की, उससे तुरंत ऊपर की जो लेयर है वो पाई जाती है क्रोमोस्फेयर। इट इज रिलेटिवली थिन लेयर ऑफ बर्निंग गैसेज। ये पतली सी परत है। क्या है, पतली परत है। किसके लिए जलती हुई गैसों की एक परत पाई जाती है, बस इतना याद करना है। लेकिन आपको कोरोना बहुत ध्यान रखना है। किसका, कोरोना। सॉरी शायद मिस हो गया कोरोना यहाँ पर, या नीचे मिल जाएगा आपको, हाँ नीचे मिलेगा। उससे पहले यहाँ सन स्पॉट्स की बात कर लेते हैं एक बार, चलो कोई नहीं। तो सन स्पॉट, सॉरी सन स्पॉट आप दिख रहा है यहाँ पर, जो चांद पे धब्बे, मतलब सॉरी सूर्य पे धब्बे हैं, सन स्पॉट देखिए। ए डार्क पैच ऑन द सर्फेस ऑफ द सन इज नोन एज सन स्पॉट। अगर इसकी बात करें डार्क पैचेस नजर ही क्यों आते हैं, तो कारण क्या है, कूलर होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं। कितना, 500 से 1500 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस तो है ही फोटोस्फेयर पर, उससे पर जो वो दिखते हैं हमें, फोटोस्फेयर ही तो दिखता है, उस पर 500 से 1500 डिग्री सेल्सियस कम हो जाने पर वहां पर आपको सनस्पॉट नजर आएंगे। कहां पर, द सराउंडिंग क्रोमोस्फेयर में। आपको कहां नजर आएंगे, क्रोमोस्फेयर में, क्योंकि इनके क्या टेम्परेचर कम होता है काफी, कितना, 500 से 1500 डिग्री। ईच स्पॉट हैज ए ब्लैक सेंटर और अम्ब्रा। तो इसको जो ब्लैक सेंटर आपको नजर आ रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, तो ये रहा ब्लैक स्पॉट, ये जिसे सन स्पॉट। और इसको देखते हैं आगे क्या लिखा है, इस पर लिखा है कि इसको अम्ब्रा भी कहते हैं, और लाइटर रीजन जो इसका फैला हुआ प्रकाश है उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं। और ये कहा जाता है कि जब सन स्पॉट नहीं होता सन पर एक भी, तो सन का जो टोटल वो है, जो टेम्परेचर है, वो लगभग 1% कूलर डाउन होता है। आगे पढ़ते हैं, सोलर विंड। जी हाँ, सोलर विंड। आप सोच रहे हो कोरोना नहीं पढ़ा है, कोरोना में ही बहुत कुछ आना है, तो इसलिए हम कोरोना को आगे देखेंगे। तो सोलर विंड, जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही वो विंड है जिसकी वजह से, मतलब सोलर विंड आती है और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो उसी से हमें बचाती है। देखिए किस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आप और अच्छे से अभी इससे समझते हैं। द सोलर विंड इज ए स्ट्रीम ऑफ एनराइज्ड चार्ज पार्टिकल्स, प्राइमरली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। अगर पूछे कि जो सौर पवन है हमारी, इसमें एक धारा बहती है। धारा मतलब एक फ्लो है। किस चीज का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फ्लो है। और इसकी स्पीड होती है बाहर की तरफ, वो हो जाती है लगभग 900 किलोमीटर सेकेंड। एंड टेम्परेचर होता है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका लगभग टेम्परेचर होता है, और 900 किलोमीटर सेकेंड की स्पीड से ये बहती है। इट इज ए मेड ऑफ प्लाज्मा, बिल्कुल जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो कोर में हमने पढ़ा था, ऐसे ही है। तो ये भी आयनाइज्ड एटॉम्स, आयनित जो परमाणु है प्लाज्मा, उससे बना है।
अब इफेक्ट क्या होता है, देखो सोलर विंड का सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है वो है आपके सामने ऑरोरा। जी हाँ, ऑरोरा इसका इफेक्ट है। आपने ऐसा देखा होगा फ़ोन वगैरह में वॉलपेपर के रूप में देखा होगा आपने, या फिर अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ रहते हैं तो आपको ये नज़र आएगा, नॉर्थ या साउथ की तरफ रहते हैं देखते हैं। एन अरोरा इज ए नेचुरल लाइट डिस्प्ले इन द स्काई। अरोरा एक आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश है, प्रीडोमिनेटली सीन इन द हाई एल्टीट्यूड, खासकर आर्कटिक या अंटार्कटिक जो रीजन है वहीं से नजर आएंगे। रीजन क्या है, सिर्फ आपको एक शब्द याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द अर्थ एंड सोलर विंड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारी अर्थ और सोलर की विंड की, उसके कारण हमारे को ये अंटार्कटिक और आर्कटिक पर नजर आते हैं। अगर पूछे ये होते क्यों हैं, तो अरोराज आर कोज्ड बाय चार्ज पार्टिकल, जैसे कि ऊपर देखा हमने, मेनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, इन दोनों की वजह से। तो याद रखना ये है ऑरोरा, किसके कारण, सोलर विंड में के इफेक्ट के कारण। आगे चलते हैं, अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड। सम प्लैनेट्स हैव एटमॉस्फेयर वेयर एज अदर डोंट। बिल्कुल, कुछ प्लैनेट के पास तो वायुमंडल होता है जबकि अन्य के पास नहीं। ऐसा क्यों भाई, तो इसको समझते हैं हम। एज द सोलर विंड अप्रोचेज अ प्लैनेट, जब सौर पवन किसी ग्रह पर पहुंचते हैं, दैट हैज ए वेल डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अर्थ जिसके पास एक बहुत अच्छा विकसित मैग्नेटिक फील्ड हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, जैसे कि हमारे अर्थ के पास भी है, जुपिटर के पास भी है, सैटर्न के पास भी है। द पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, उससे क्या होता है, पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, डिफ्लेक्ट मतलब बट जाते हैं, बिखर जाते हैं। दिस रीजन नोन एज द मैग्नेटोस्फेयर, इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटोस्फेयर कहा जाता है। अभी ऊपर दिखाऊंगा दोबारा। causes the particles to travel around the planet rather than bombing the atmosphere or surface। ये आपको एक तरह से कटाई का काम करता है, काटने का काम करता है। जैसे ही आएंगे इसको दोनों तरफ बिखेर देगा और अर्थ सेफ रह जाएगा, जैसे कि यहाँ दिखाते हैं। आप यहाँ देखिए, ये आ रही है क्या, सोलर विंड देख रहे हैं आप, और ऊपर आपने लिखा हुआ, आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटोस्फेयर या फिर मैग्नेटोस्फेयर भी कह सकते हैं। अर्थ कहाँ पर है, किस तरह से मूव कर रही है, एरो देखिए आप, ये अर्थ पर नहीं आने देती और इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ निकाल देती हैं। इसको भी हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस इमेज को देखिए आप, तो यहां आपने देखा होगा किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से ये बट जाता है। चलते हैं आगे। द सोलर विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। जो अर्थ का आज मैग्नेटोस्फेयर है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पवन जो सौर पवन है, सॉरी, उसकी वजह से ही क्या हुआ है, विकसित हो पाया है। मोर एवर प्लैनेट्स विद अ वीक और नॉन एग्जिस्ट, औरों के लिए नहीं है। तो याद देखेंगे आगे, द मैग्नेटोस्फेयर आर सब्जेक्ट टू एटमोस्फेरिक स्ट्रिपिंग बाय द सोलर विंड। आगे है वीनस के बारे में। वीनस द नियरेस्ट एंड मोस्ट सिमिलर प्लैनेट टू द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा वीनस है, वीनस जो हमारा ग्रह है, बुध ग्रह, सॉरी शुक्र ग्रह, तो जो है वीनस, उसने क्या किया है, देखो सोलर सिस्टम में उसके पास एक एक्सेप्शन है। कैसे, हैज एन एटमोस्फेयर 100 टाइम्स डेंसर देन ओवर ऑन। हमसे लगभग कितना, हमसे लगभग 100 गुना अधिक घना इसका वातावरण है, वायुमंडल है। विद अ लिटिल और नो जियोमैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एन एक्सट्रेंज एक्सेप्शन। हमसे ज्यादा डेंस है लेकिन इसके पास कोई जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और यही एक्सेप्शन है जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। तो वीनस जो कि सबसे पास में और सबसे क्या है, सिमिलर प्लैनेट है अर्थ से सोलर सिस्टम में, लेकिन ये 100 गुना डेंसर होने के बावजूद भी इसके पास जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। सोलर फ्लेयर्स जानते हैं, इसको तो आप देखते ही समझ गए होंगे। ये फ्लेयर्स इस तरह से धधकता रहता है, ये नजर आता रहता है, सोलर फ्लेयर्स हैं। इसको देखते हैं हल्का सा। सोलर फ्लेयर्स आर प्रोड्यूस ऑन द सन सरफेस ड्यू टू द मैग्नेटिक एनोमलीज। जी हाँ, चुंबकीय विसंगतियों के कारण सूर्य पर जो हमें ज्वालाएं नजर आती हैं उनको सोलर फ्लेयर कहा जाता है। दे आर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ये कैसे चुंबकीय तूफान है, विच अपियर टू वेरी ब्राइट स्पॉट विद अ गैसियस सरफेस इरप्शन। आप इसको देखेंगे तो इसमें से ऐसा लगेगा कुछ निकल रहा है, देखो यहां देख सकते हैं आप, ये बाहर की तरफ जैसे भी नजर आ रहा है आपको। एज सोलर फ्लेयर्स आर पुश्ड थ्रू द कोरोना, कहां से पुश होते हैं, ये बहुत पेपर में आता है कि सोलर फ्लेयर कोरोना के माध्यम से बाहर की तरफ पुश किए जाते हैं। दे हीट इट्स गैस टू एनीवेयर फ्रॉम 10 to 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस।
वे इसकी गैस को 10 से 20 मिलियन डिग्री तक कहीं भी गर्म कर देते हैं, कितना भी, या पहुंचा देते हैं। आगे चलते हैं, सोलर प्रोमिनेंस, सौर प्रमुखता। इस तरह की आपको इमेज नजर आ रही है, ये है सोलर प्रोमिनेंस। जो फ्लेयर और इसमें अंतर है, ये आपको अलग पिक्चर है, आपको एक अलग पिक्चर है, अभी दिखाऊंगा। एन आर्क ऑफ द गैस दैट इरप्ट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर प्रोमिनेंस। सूर्य की सतह से निकलने वाली गैस का एक चाप जैसा, चाप मतलब कैसा, आर्क, और प्रमुखता कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है, सौर प्रमुखता कहलाता है। मतलब एक चाप से बन जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक अर्क नजर बना है और इसको सोलर प्रोमिनेंस कहा जाता है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा है कुछ। आगे चलते हैं, कोरोना, बार बार इसी की बात हो रही थी, कोरोना। तो ग्रहण जैसा नजर आ रहा है, तो वही रीजन है। देखिए, द कोरोना इज ए डिस्टिंक्टिव एटमोस्फेयर ऑफ प्लाज्मा दैट सराउंड्स द सन एंड अदर सेलेशियल बॉडीज। कोरोना प्लाज्मा के विशिष्ट वातावरण है, किसका है, कोरोना, जो सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों को घेरता है। सन्स कोरोना एक्सटेंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू स्पेस एंड इज मोस्ट इजिली सीन ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स। सूर्य का जो कोरोना है अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है, और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसमें इसे आसानी से देखा जा सकता है। और सिंपल भाषा में कहें, सन्स कोरोना विजिबल ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ये आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा। प्लाज्मा, हमारा लास्ट टॉपिक, प्लाज्मा। बार बार प्लाज्मा की बात करते, तो प्लाज्मा इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेज ऑफ मैटर। आप सब जानते हैं इसके बारे में कि हमारे ये 4 फंडामेंटल स्टेजेस हैं मैटर की, उनमें से एक है प्लाज्मा, अन्य 3 है सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक आयनाइट गैस है। एटॉम्स से मोलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द आयंस, टिपिकली रिमूविंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल। तो प्लाज्मा क्या है, एक आयनाइज गैस है और 4 फंडामेंटल स्टेज ऑफ मैटर में से एक है। अदर है सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे देख सकते हैं, आप सब पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।